जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। और ये आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए MCQ रहने वाला है। यह बायोलॉजी के सेल चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। ये बायोलॉजी के कोशिका, जो कि कोशिका कहा जाता है, उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन लेकर के आए हैं सर, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है कि जीवों की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको कोशिका कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, कहता है कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कोशिका विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। मतलब कोशिका विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सभी जीव किसके बने होते हैं। तो सभी जीव जो होते हैं उसमें हम भी हैं, तो उसमें ये कोशिका राइट आंसर हो जाएगा। सभी जीव जो है कोशिका के बने होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था। तो कोशिका की खोज सबसे पहले किया था रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कह रहा है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, तो कब किया था। तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1665 में जो ये कोशिका की खोज किए थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले कहाँ देखा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका तो सबसे पहले कॉर्क में देखा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है। कोशिका जो है एक लैटिन भाषा है, लैटिन ये एक भाषा है, इसी शब्द से बना है। तो जिसका अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, छोटा कमरा इसका शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्ट हुक जो है ये माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था। तो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज जो है ये लीवेनहॉक ने किया था, ठीक है। और ये जो रॉबर्ट हुक है ना, रॉबर्ट हुक ये मृत कोशिका की खोज किए थे, ठीक है। मृत कोशिका की खोज किए थे, लेकिन इसमें जीवित कोशिका पूछा है तो इसलिए ये लीवेनहॉक हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था सबसे पहले। तो कोशिका सिद्धांत सबसे पहले दिया था स्लाइडेन एवं सवान ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कोशिका में जीव द्रव की खोज किसने किया था। तो कोशिका में जीव द्रव की खोज किया था डुजार्डिन ने। कोशिका में जीव द्रव की खोज किसने किया था, डुजार्डिन ने किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा था किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। तो ये कहा था रुडोल्फ विर्चो ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ओमिनस सेलुला और ई सेलुला किसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रुडोल्फ विर्चो ने ये कहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जंतु कोशिका की बाहरी आवरण किसकी बनी होती है। तो जंतु कोशिका की जो बाहरी आवरण होती है ना, वो कोशिका झिल्ली की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि पादप कोशिका की बाहरी आवरण क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पादप कोशिका जो पेड़ पौधे की कोशिका की बाहरी आवरण होता है ना, वो कोशिका भित्ति होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि डैश पादप कोशिका में होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका भित्ति होती है जो पादप कोशिका में होती है, लेकिन जो ये जंतु कोशिका होता है ना, इसमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है। मतलब जीव द्रव्य में सबसे अधिक क्या पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीव द्रव्य में सबसे अधिक जल पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, यानी कि बताना है कि क्या उपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है राइबोसोम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है डैश को छोड़कर। मतलब किसको एक छोड़ करके सभी
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो ये कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा जो है ना, इसको छोड़ करके सभी कोशिका में ये कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो है कोशिका भित्ति नहीं बल्कि झिल्ली पाई जाती है, ठीक है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है माइकोप्लाज्मा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को आ रहा है कि निम्न में से किस में अनुवांशिक पदार्थ नग्न होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु कोशिका में जो ये अनुवांशिक पदार्थ होते हैं ना, वो नग्न अवस्था में होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को आ रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है, यानी कि नहीं बताना है कि कौन सा इसमें जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अमीबा जो है ना, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है बल्कि यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। कैसा है? यूकैरियोटिक कोशिका का ये उदाहरण है। अब बाकी इसके अलावा ये जो जीवाणु है, ये साइनोबैक्टीरिया और ये माइकोप्लाज्मा, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, प्रोटिस्टा, ऑप्शन नंबर बी पादप, ऑप्शन नंबर सी जंतु में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है इनमें से सभी, प्रोटिस्टा में भी, पादप में भी और जंतु में भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि डैश केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो केवल पेड़ पौधों में पाया जाता है लेकिन जंतुओं में नहीं पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिड और ऑप्शन नंबर सी हरित लवक। तो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों कोशिका भित्ति भी, प्लास्टिड भी और हरित लवक भी पादप कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, मतलब क्या नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टिड जो है ना, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है बल्कि ये पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक है। प्लास्टिड को लवक कहा जाता है, ये पेड़ पौधों में पाया जाता है। इसके अलावा जो ये मैट्रिकोन्ड्रिया है, लाइसोसोम और गोल्जी का है, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, यानी कि किसमें नहीं होता है कोशिका भित्ति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जंतु में जो है ये कोशिका भित्ति नहीं होता है, ये कोशिका भित्ति जो है जंतु में नहीं होता है बल्कि ये पेड़ पौधों में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो ये आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था। तो कोशिका भित्ति को सबसे पहले देखा था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि सवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से डैश से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवालों की जो कोशिका भित्ति होती है ना, मुख्य रूप से सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि पादपों की कोशिका भित्ति डैश में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादपों की कोशिका भित्ति होती है ना, वो सेलुलोज में भी पाई जाती है, हेमिस सेलुलोज में भी पाई जाती है और पेक्टिन में भी पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि कोशिका भित्ति में उपस्थित पदार्थ और उसके कार्य के संदर्भ में गलत चुनिए, मतलब गलत का चयन करना है कि कौन सी इसमें गलत है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं इसका। तो ऑप्शन ए हो जाएगा लिग्निन, जो मजबूती प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर बी क्यूटिन, जो कि जल को हाथ से होने से बचाता है, यानी कि नुकसान होने से बचाता है। ऑप्शन नंबर सी सुबेरिन, जल संवहन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सुबेरिन जल संवहन नहीं होगा, ठीक है, बल्कि जल संवहन क्या होगा। तो पौधे में जो जल संवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है, लेकिन इसमें सुबेरिन दिया है तो इसलिए गलत हो जाएगा, गलत पूछा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः बनी होती है, मतलब किसकी कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कोशिका झिल्ली है ना, ये प्रोटीन और लिपिड से बना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली जो है ना, ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि डैश प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों विसरण के द्वारा भी और परासरण के द्वारा भी ये कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि जल के अणु की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली से हो तो उसे डैश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब जल की झिल्ली जो होता है ना, वो पारगम्य झिल्ली से होकर जाता है तो उसे परासरण कहा जाता है। जल की बात कभी भी कहेगा तो इसमें परासरण ही राइट आंसर होगा, ठीक है।
आगे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल डैश से देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि जीव द्रव किसका सम्मिलित रूप है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जीव द्रव है ना, ये जो कोशिका द्रव और केंद्र का सम्मिलित रूप होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर ने सबसे पहले किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था। ऊपर पूछा था कि खोज किसने किया था, और इसमें 38 में पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था बेंडा ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि क्रेब्स चक्र की घटनाएं कहाँ होती है। कोशिका के कौन से अंग है ना जहाँ पर ये क्रेब्स चक्र की घटना होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रेब्स चक्र की घटना होती है माइटोकॉन्ड्रिया, और इसी क्रेब्स चक्र के घटना के कारण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, ऊर्जा का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्न अभिक्रिया डैश में होती है। मतलब कोशिका के कौन सा अंग है ना जिसमें ये निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। देख लेते हैं, पाइरुवेट से फिर जल और कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद ऊर्जा बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में ये पाइरुवेट और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा की क्रिया होती है, जिससे हमको ऊर्जा मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि निम्न में से किसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम में कोशिका को घुला देना या नष्ट करने की क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि लाइसोसोम की खोज सबसे पहले किसने किया था। लाइसोसोम की जो खोज है वो सबसे पहले किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम की खोज किया था डी डुबे ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि लाइसोसोम को डैश भी कहा जाता है। मतलब बताना है कि लाइसोसोम को और किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम को पाचक थैली भी कहा जाता है, और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है और ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्न में से कौन रंगहीन लवक है। रंगहीन लवक बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट को जो है ये रंगहीन लवक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है ना उसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का रसोई घर कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि पत्तियों का पीला रंग डैश के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियों का पीला रंग कैरोटीनॉइड के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि पर्णहरित में डैश धातु उपस्थित होता है। बताना है कि पर्णहरित जो होता है ना उसमें कौन सा धातु उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मैग्नीशियम धातु होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि डैश में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। बताना है कि कौन सा अंग है ना कोशिका का कौन सा ऐसा अंग है जिसमें स्टार्च भी होता है, तेल और प्रोटीन भी पदार्थ संचित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट में जो है ना ये स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि राइबोसोम के संदर्भ में असत्य बताना है कि असत्य यानी कि गलत, कौन सा इसमें गलत है। ठीक है, कौन सा इसमें गलत है बताना है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इसकी खोज पैलोड ने किया था। तो राइबोसोम की खोज जो है ये पैलोड ने किया था, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी, यह प्रोटीन और आरएनए से बना होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, यह केंद्रिका में बनता है, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी, इसे सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। इसे सूक्ष्मदर्शी से जो ये नहीं देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी से केवल सूक्ष्म जो आंखों से नहीं दिखाई दे सकते उसी को सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है, लेकिन राइबोसोम जो बड़ा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही एक गलत है, बाकी जो ए बी और सी है ये तीनों सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि राइबोसोम को डैश भी कहा जाता है, मतलब बताना है कि राइबोसोम को और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन की फैक्ट्री, ऑप्शन नंबर बी कोशिकांग के अंदर कोशिकांग, ऑप्शन नंबर सी पैलाडे कण। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। राइबोसोम को इनमें से तीनों भी कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, कोशिकांग के अंदर कोशिकांग भी कहा जाता है और पैलाडे कण भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कर रहा है कि डैश प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये राइबोसोम जो है ना, राइबोसोम कोशिका के अंग है जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में भी पाया जाता है। और ये यूकैरियोटिक कोशिका है ना, इसमें जीव और जंतु आते हैं, और ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पादप आते हैं जिसमें पेड़ पौधा भी आएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है ना कि अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको ईआर भी कहा जाता है, और इसका ईआर का फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रवी जालिका अनुपस्थित होता है, बताना है कि किसमें उपस्थित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कोशिका जिसको आरबीसी कहा जाता है, इसी में जो ये अनुपस्थित नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है ना कि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका के साथ डैश लगे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम लगे होते हैं। यही राइबोसोम जो है ये कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, कोशिका में जो ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है ना कि अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने किया था। इसी को ईआर भी कहा जाता है, हम ऊपर बता चुके हैं, और इसका फुल फॉर्म होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसी जो है ईआर को अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है। इसकी खोज बताना है कि किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतःप्रद्रवी जालिका की जो खोज है ना, ये पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि गोल्जी उपकरण की खोज किसने किया था। गोल्जी उपकरण की खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने ना गोल्जी उपकरण की खोज किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 59 कह रहा है कि ईआर में संश्लेषित पदार्थ जिसको हिंदी में कहा जाता है अंतःप्रद्रवी जालिका, इसी ईआर को हिंदी में अंतःप्रद्रवी जालिका कहा जाता है। तो पूछा है कि ईआर में संश्लेषित पदार्थ डैश में पैक लिए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोल्जी उपकरण में जो ये पैक किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइसोसोम का निर्माण करता है गोल्जी उपकरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि गोल्जी उपकरण का कार्य क्या नहीं है, बताना है कि इसमें से कौन है जो है ना गोल्जी उपकरण का कार्य नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। जटिल शक्कर का निर्माण करना, तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम का निर्माण करना, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली के निर्माण में भाग लेना, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी राइबोसोम का निर्माण करना, यही जो गलत हो जाएगा। राइबोसोम का निर्माण गोल्जी उपकरण नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। ठीक है, इसके अलावा ए, बी और सी तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है, मतलब बताना है कि पादप कोशिका जो पेड़ पौधों में होता है उसमें सबसे बड़ा कोशिकांग कौन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रसधानी पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रसधानी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि किस कोशिका में सबसे छोटा कोशिकांग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे छोटा कोशिकांग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है केंद्रक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्तनधारी के लाल रक्त कोशिका में अनुपस्थित होता है। स्तनधारी के लाल रंग कोशिका में कौन अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी, लाइसोसोम भी हो जाएगा, गोल्जी उपकरण भी हो जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया भी हो जाता है। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है कि निम्न में से कौन पादपों में गोल्जी उपकरण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिक्टियोसम जो है ना, डिक्टियोसम ये पादपों में गोल्जी उपकरण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि टोनोप्लास्ट डैश के चारों ओर एक झिल्ली है, बताना है ना
कि कौन सा ऐसा अंग है ना जिसके टोनोप्लास्ट चारों ओर एक झिल्ली होती है। तो इस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजधानी के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है ना उसी को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 68 कि डैश केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तारकाय जो है ना ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो ये राजधानी है, माइटोकॉन्ड्रिया है और क्लोरोप्लास्ट ये जंतु कोशिका में पाया जाता है और पादप में भी पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि सेंट्रोसोम क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था, किस वैज्ञानिक ने सेंट्रोसोम की खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेंडेन नामक वैज्ञानिक ने सेंट्रोसोम की खोज किया था। यही सेंट्रोसोम जो है कोशिका विभाजन करता है। ये सेंट्रोसोम क्या करता है, तो ये कोशिका विभाजन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि डैश में सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा उत्पादन में, ऑप्शन नंबर बी केंद्रक झिल्ली के निर्माण में, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण में, ऑप्शन नंबर डी कोशिका के विभाजन में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रोसोम कोशिका के विभाजन में कार्य करता है। ये ऊर्जा उत्पादन में कौन करता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन का काम कौन करता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि डैश में राजधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादप कोशिकाओं में जो होता है ना वो राजधानियाँ बहुत बड़ा होता है, यानी कि जो पेड़ पौधों में राजधानी होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है गल्जी उपकरण को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि निम्न में से कौन एक राजधानी का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है। राजधानी जो होता है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है, बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया अपना प्रोटीन का निर्माण खुद करता है या राइबोसोम के द्वारा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, यानी कोशिका का जो दिमाग होता है ना, दिमाग वो किस अंग को कहा जाता है। तो कोशिका का दिमाग कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी केंद्र को या केंद्रक को। इसी को केंद्रक कहा जाता है, इसी को केंद्रक भी कहा जाता है। तो इसी को केंद्रक कोशिका का दिमाग कहा जाता है, केंद्र को या मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है कि कोशिका में केंद्रक की खोज किसने किया था, यानी कि केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था कोशिका में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव होता है, यानी कि किसमें जो है वास्तविक केंद्रक जो है वो नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसके अलावा ये अमीबा में, कवक में और ये हाइड्रा में ये वास्तविक केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि केंद्रक द्रव्य में महीन धागे की जाल जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसे क्रोमैटिन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है कि डीएनए का पूर्ण रूप क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूर्ण रूप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, न्यूक्लियोसोम, ऑप्शन नंबर बी क्रोमैटिन, ऑप्शन नंबर सी गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी में जो है ये डीएनए प्लस हिस्टोन जो प्रोटीन होता है वो पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन डैश में संगठित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका विभाजन के समय जो ये क्रोमैटिन होते हैं ना ये गुणसूत्र में बदल जाते हैं या संगठित हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि गुणसूत्र की खोज सबसे पहले किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। होमिस्टर नामक वैज्ञानिक ने ये गुणसूत्र की खोज किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि डैश अणु की कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए में जो है ना, डीएनए में अणु की कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी सूचनाएं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि निम्न में से किसमें अनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है। कह रहा है कि निम्न में से किसे अनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुणसूत्र को ये अनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84।
क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा डीएनए के क्रियात्मक खंड को जो है जीन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि डैश कोशिका पदार्थ और डैश अनुवांशिक इकाई होता है। मतलब बताना है कि डैश को अनुवांशिक पदार्थ और डैश को अनुवांशिक इकाई कहा जाता है कोशिका का। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए और जीन इनको कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक गुणसूत्र का भाग नहीं है। नहीं बताना है कौन सा इसमें गुणसूत्र का भाग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम जो है ना, ये गुणसूत्र का भाग नहीं है, बल्कि ये कोशिका विभाजन करता है सेंट्रोसोम। ठीक है, और इसके अलावा जो ये टेलोमी और ये सेंट्रोमी और ये क्रोमैटिड ये गुणसूत्र का भाग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि गुणसूत्र में क्रोमैटिड से और जिसको कहा जाता है अर्ध गुणसूत्र जिस बिंदु पर संलग्न होता है उसे डैश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसे सेंट्रोमियर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 88। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि साइटोकाइनेसिस का अर्थ क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव का विभाजन, ये साइटोकाइनेसिस का अर्थ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है कि कैरियोकाइनेसिस का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रक का विभाजन, ये कैरियोकाइनेसिस का अर्थ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि डैश में एक कोशिका विभाजित होकर दो संतति कोशिका का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा समसूत्री विभाजन में एक कोशिका का विभाजित होकर दो संतति कोशिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि डैश में एक कोशिका विभाजित होकर चार संतति कोशिका का निर्माण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर के चार संतति कोशिका का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि डैश में बनाने वाले कोशिका को छोड़कर हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्राणु और अंडा को छोड़ करके हमारे शरीर में जो है सभी कोशिका समसूत्री विभाजन करते हैं। ठीक है, इन दोनों को छोड़ करके। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि एक कोशिका जिसमें गुणसूत्र की संख्या 2n है, समसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्र के बाद गुणसूत्र की संख्या हो जाती है। मतलब बताना है कि जो संख्या गुणसूत्र की संख्या 2n है ना, उसमें समसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा 2n ही रहेगा, मतलब कि जितना था पहले उतना ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि मानवों के लिए डैश में 46 गुणसूत्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा युग्मज के लिए मानवों में जो ये 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि निम्न में से कौन सी समसूत्री विभाजन का एक चरण नहीं है। बताना है इसमें कौन जो है समसूत्री विभाजन का चरण नहीं है बताना है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोफेज, ऑप्शन नंबर बी मेटाफेज, ऑप्शन नंबर सी एनाफेज और ऑप्शन नंबर डी डिप्लोटिन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा डिप्लोटिन जो है ना, ये समसूत्री विभाजन का चरण नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि डैश समसूत्री कोशिका विभाजन का अंतिम चरण होता है। बताना है ना कि ये जो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है ना, इसके अंतिम चरण को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा समसूत्री कोशिका विभाजन के अंतिम चरण को टेलोफेज कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा समसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था में जो है ना, ये केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा समसूत्री विभाजन के जो ये मेटाफेज अवस्था है ना, इसमें गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 99। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि समसूत्री विभाजन के किस चरण में
गुणसूत्र की संख्या दोगुनी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एनाफेज अवस्था में जो है ये गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि कोशिका के समसूत्री विभाजन में केंद्रक, झिल्ली और कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेलोफेज अवस्था में जो है ये कोशिकांग पुनः प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। इसमें कह रहा है कि डैश के बाद गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 102। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि डैश कभी विभाजित नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका कोशिका है ना, ये तंत्रिका कोशिका होती है जो मस्तिष्क में पाई जाती है, कभी विभाजित नहीं हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 कह रहा है कि डैश के पास अपना राइबोसोम और अपना डीएनए होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक अंग है जो कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग इसमें पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि झिल्ली रहित कोशिकांग कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम जो होता है ना, ये झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि डैश में सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी, यानी कि जीवाणु में भी, नील हरित शैवाल में भी और माइकोप्लाज्मा में भी झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि मानव कोशिका के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। तो ये बिल्कुल सही है। हमारे कोशिका की सबसे जो लंबी कोशिका होती है ना, वो तंत्रिका कोशिका होता है। ऑप्शन नंबर बी, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु की होती है। ये भी बिल्कुल सही है। सबसे बड़ी कोशिका होती है ना, वो मादा अंडा की होती है। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी कथन क्या है, सही है। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शुतुरमुर्ग के अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कि डैश सबसे छोटी कोशिका है। डैश सबसे छोटी कोशिका है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा जो होती है ना, ये सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई डैश तक हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई जो होता है ना, वह 1 मीटर तक हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है कि डैश कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 19वीं सदी को जो है कोशिका विज्ञान का क्लासिकल काल कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 112। क्वेश्चन नंबर 112 देख लेते हैं। कह रहा है कि लवक की खोज सबसे पहले किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लवक की खोज किया था, इसी को अंग्रेजी में प्लास्टिड कहा जाता है। इसका खोज हिकल नामक वैज्ञानिक ने किया था। हिकल नामक वैज्ञानिक ने लवक की खोज किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 कह रहा है कि केंद्रक में केंद्रिका की खोज सबसे पहले किसने किया था। केंद्रक के अंदर जो केंद्रिका होता है, इसकी खोज किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए, फोटाना नामक वैज्ञानिक ने केंद्रिका की खोज किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 कह रहा है कि कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुत्ते में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि आलू में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आलू में गुणसूत्रों की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर सी 48। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। जो भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरुण कुमार को भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाभिक के अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें जो डीएनए होता है। ये देखो, आईएएस के प्री एग्जाम जो होता है ना, वो 2001 के आईएएस के प्री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है,
ऐसे सब क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसमें दे दिया है प्रेफर करके कि पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 18 को आ रहा है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। जो सौर ऊर्जा है ना, इसको एटीपी में बदलता है, मतलब कौन बदलता है, कोशिका का कौन सा अंग सौर ऊर्जा को एटीपी में बदलता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट है ना, जो ये सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को एटीपी में बदलता है, यानी कि हम उसी से हमको ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका देख लेते हैं, बीपीएससी के प्री एग्जाम 2019 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 को आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, मतलब बताना है कि कौन सा इसमें सही है। ठीक है, सही क्या बताना है, देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पारायस लघुत्तम सौजीवी कोशिका है। ऑप्शन नंबर बी माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है। ऑप्शन नंबर सी विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विषाणु जो है ना सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। ठीक है, और ये भी जो है प्री एग्जाम 2002 में पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 को आ रहा है कि साधारणतः मानव में गुणसूत्र होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है, और जोड़ा में पूछेगा तो ये 23 जोड़ा होता है। ठीक है, 23 जोड़ा में पूछेगा तो होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 121 में वही दे दिया है क्वेश्चन कि मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की जोड़ों की संख्या बताइए, यानी कि पेयर बताना है, इसी को जोड़ा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 23 जोड़ा होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन नंबर 122 को आ रहा है कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्परिवर्तन। जीवों में जो अत्यधिक विविधता का कारण होता है वो उत्परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, और ये बीपीएससी के एग्जाम 2015 में पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 को आ रहा है कि निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छिपकली में जो ये लिंग गुणसूत्र नहीं होते। इसके अलावा ये बंदर में भी होता है, चीता में भी होता है, तितली में होता है, ये तीनों में होता है, लेकिन पूछा है कि किसमें नहीं होता है, तो छिपकली इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होते हैं? बताना कि जो ये पादप कोशिका होते हैं ना, तो जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होते हैं? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका भित्ति के आधार पर ये भिन्न होते हैं। कोशिका भित्ति होता है ये पादप कोशिका में पाया जाता है और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और इसमें पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, यानी कि क्या नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेल्यूलोज कोशिका भित्ति की उपस्थिति जो होता है वो जंतु कोशिका में नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है कि जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है कि निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। और ये देखो यूपीआरओ के मेंस एग्जाम 2013 में पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति स्रोत है। ये अभी बीपीएससी के 2018 के प्री एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 कह रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, प्रोटीन। ऑप्शन नंबर बी लिपिड, और ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्रोटीन से भी होती है और लिपिड से भी बनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, और ये भी देखो मेंस के एग्जाम 2013 में पूछा है यूपीआरओ के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण में जो है अंतःपरद्रवी जालिका, जिसको ईआर कहा जाता है शॉर्ट में, इसी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और राइबोसोम की प्रोटीन संश्लेषण में मुख्य भूमिका होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। क्वेश्चन नंबर 131 कह रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानव शरीर के जो तिल्ली होता है ना, इसी में ये लसिका कोशिका बनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है कि स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के लिए संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए
बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिका का एकमात्र स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी, स्तंभ कोशिकाएं बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी, स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्र संजीवित हो सकते हैं। अब इसका ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं इसका राइट आंसर। भारतीय अनुसंधान केंद्रों के कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया जिन्हें कई प्रकार के ऊतकों में विकसित किया जा सकता है। तो अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 और 4 भी सही है, और आप जो पीछे बताए हो 3 भी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों के स्तंभ कोशिकाओं से प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है, यानी कि कौन गलत है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर ए, ये प्राणी में जीवन भर समय गुणन करती है। ऑप्शन नंबर बी, ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है। ऑप्शन नंबर सी, ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है। ऑप्शन नंबर डी, ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ये केवल भ्रूण में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 134 कह रहा है ना कि प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एमापोटिस इसको कहा जाता है, एमापोटिसिस कहा जाता है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 135। क्वेश्चन नंबर 135 कह रहा है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रिब्स चक्र। हमारे शरीर में जो अधिकतम एटीपी है जो क्रिब्स चक्र उत्पन्न करता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिब्स चक्र पाया जाता है। ठीक है, ये क्रिब्स चक्र कहाँ पाया जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, वहीं से ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विषाणु जिसको इंग्लिश में वायरस कहा जाता है, इसी में कोई जो है एंजाइम नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये देखो ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 कह रहा है कि कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति स्रोत कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 138। क्वेश्चन नंबर 138 कह रहा है कि डीएनए की खोज किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डीएनए की खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने किया था। 2 लोगों ने मिलकर किया था, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक नामक वैज्ञानिक ने मिलकर ये डीएनए की खोज किया था। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 139 कह रहा है कि संवहनी जिसको वैस्कुलर कहा जाता है, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जाइलम के द्वारा, ये जिसको जाइलम टिश कहा जाता है, इसी के द्वारा संवहनी पौधों में पानी ऊपर जाता है। ठीक है, ये बीपीएससी के एग्जाम में पूछा हुआ है प्री में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140 कह रहा है कि पुरुष जीन संगठन होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, XY पुरुष जीन में पाया जाता है, और जो ये XX है ना, ये XX ये महिला में पाया जाता है। ठीक है, XX महिला में पाया जाता है और XY ये पुरुष में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 कह रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, हरविंद खुराना ने ये जो है सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था प्रयोगशाला में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा है कि ताना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, गन्ना के लिए ताना काट आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143 कह रहा है कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल। 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला ये पदार्थ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल। ये बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा हुआ है प्री में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। क्वेश्चन नंबर 144। क्वेश्चन नंबर 144 कह रहा है कि मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से ये काम में लाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीवन की आधारभूत इकाई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोशिका को जीवन की आधारभूत इकाई कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 कह रहा है कि जंतु एवं पादपों में नई कोशिका का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से ये जंतु एवं पादपों में नई कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 को आ रहा है कि झिल्ली रहित अंगक राइबोसोम मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कोशिकाओं में मिलते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में ये झिल्ली युक्त राइबोसोम मिलते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी मिलेगा और यूकैरियोटिक कोशिका में भी मिलेगा। यूकैरियोटिक कोशिका है ना, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है, और ये जो प्रोकैरियोटिक होता है ये पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 को आ रहा है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाशीय ऊर्जा किस लवक द्वारा संचित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हरित लवक के द्वारा ये संचित किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 को आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 149 को आ रहा है कि मानव शरीर के किस कोशिकांग में प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम में ये राइबोसोम में ये प्रोटीन का संश्लेषण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 को आ रहा है कि जैव कोशिका में निम्न में से अनुपस्थित होता है, मतलब किस में जैव कोशिका अनुपस्थित होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेलुलोज की कोशिका भी ये जैव कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 को आ रहा है कि डीएनए की श्रृंखलाएं बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये डीएनए की जो श्रृंखला होती है ना, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन बंध से बंधी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 को आ रहा है कि डीएनए बहुलक होता है, मतलब बताना है कि डीएनए किसका बहुलक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।